हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गट फील शो। मेरा नाम है प्रणव वशिष्ठ और हमारे पॉडकास्ट का पर्पस है माइंडसेट के ऊपर काम करना। क्योंकि मेरा मानना है अगर हम अपना माइंडसेट कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहेंगे तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हमें परेशान नहीं करेगी। हमारे पॉडकास्ट पे जो गेस्ट आ रहे हैं उन्होंने भी लाइफ में अपने माइंडसेट की वजह से बहुत कुछ अचीव करा है। लाइफ में बहुत बुरी चीजें देखने के बाद भी आप ऊपर वापस आ सकते हो अगर आपका माइंडसेट ठीक है। तो माइंडसेट को लेकर अगर आप चीजें समझना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट को जरूर फॉलो करिए। और आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मन्नू बोरा, जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और साथ ही एक मॉडल भी हैं। तो बहुत ही अलग किस्म के प्रोफेशन साथ में मैनेज करते हैं। बहुत ही कमाल की चीजें आज हमने उनके साथ डिस्कस करी, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी बहुत ज्यादा बढ़ रही है इंडिया में। स्पोर्ट्स इंजरी, सर्जरी प्लस रिहैब, तीनों का क्या कॉम्बिनेशन है, रिहैब कितना इंपॉर्टेंट है, इनकी क्या सीक्वेंस होनी चाहिए और किस तरह से हम अपना वर्कआउट गलत कर रहे हैं, कैसे हम एक्सेसिव वर्कआउट की वजह से परेशान हैं या फिर हम बिना अपनी बॉडी की अवेयरनेस के या फिर बिना ये समझे कि हमारी बॉडी किस सिचुएशन में वर्कआउट में घुस जाते हैं और इंजरी करा के वापस आ जाते हैं। ये सारी सीक्वेंस ठीक से समझने के लिए इस पॉडकास्ट को जरूर देखिए। और इस पॉडकास्ट में डिस्कस होने वाला है रिवर्स एजिंग, जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। इसमें हम सबसे फंडामेंटल चीज से शुरू करेंगे, जो है डाइट। क्या आपकी डाइट होनी चाहिए अगर आप रिवर्स एजिंग के बारे में सोच भी रहे हो। सप्लीमेंट से पहले आता है डाइट। सो अगर आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, इस पॉडकास्ट को आखिरी तक जरूर देखिएगा और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग माइंडसेट रिलेटेड कंटेंट के लिए। थैंक यू। हेलो डॉक्टर मन्नू, वेलकम टू द गट फील शो। हाउ आर यू डूइंग? ऑल गुड प्रणव, आप कैसे हैं? एकदम वेरी वेरी गुड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंफॉर्मेटिव डिस्कशन विद यू। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग। मोस्ट वेलकम। एंड आई थिंक हमें स्टार्ट करेंगे पहले तो आपके एक्साइटिंग करियर के साथ। यू आर अ डॉक्टर एंड यू आर ऑल्सो अ मॉडल। थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए, ये हुआ कैसे, क्योंकि बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। मॉडलिंग की इच्छा तो बचपन से ही थी। मैंने उस दिन स्कूल तो मुझे लगता था मॉडलिंग करनी चाहिए मुझे, पर मॉडलिंग कर जो है करियर इज़ नॉट वेरी स्टेबल। शेल्फ लाइफ छोटी है, अनस्टेबल है। आज शूट हुआ, कल नहीं हुआ। इकोनॉमिकली इज़ नॉट दैट वायबल। सो मैं सोचा पहले पढ़ाई कर लेते हैं। सो आई कंप्लीटेड माई ऑर्थोपेडिक सर्जरी फर्स्ट। सो आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन ऑर्थोपेडिक्स फ्रॉम बॉम्बे। उसको करने के बाद अब मुझे लगा आप करनी चाहिए। सो आई स्टार्टेड मॉडलिंग आफ्टर दैट। ओके। मैं 6 महीने का ब्रेक लिया, बॉडी थोड़ी ठीक की, पोर्टफोलियो बनाया। मैं बॉम्बे में था तो आई स्टार्टेड सेंडिंग माई पिक्चर्स टू अदर जो एजेंसीज थी वहाँ पर। सो साइन विद एनिमा क्रिएटिव्स। उस समय वो वन ऑफ द फोरमोस्ट एजेंसी थी इंडिया के अंदर, अभी भी है। उनके साथ जब मैं आया, देन दे हैव प्लेस्ड मी आउटसाइड। सो आई वेंट टू पेरिस फैशन वीक, मिलान, न्यूयॉर्क, सब जगह। ओके। इन द स्पान ऑफ कपल ऑफ काफ़ी साल की मैंने। बट अब कम करता हूँ। अब नाउ आई डू ओनली रेमंड्स। ओके। तो रेमंड्स के लिए साथ एक्सक्लूसिव कर रहे हैं, बाकी आपकी प्रैक्टिस है? बाकी मेरी प्रैक्टिस। कुछ मेरा मन करता है कोई शो करने का, किसी अच्छे डिज़ाइनर दोस्त का आ गया, संडे है मेरे पास, मेरा मन करा कई दिनों से शो नहीं किया, सो देन आई डू इट। ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं अपना हॉबी और अपना पैशन बेसिकली विद करियर? यू कांट बैलेंस। जब मैं दोनों चीज़ें करता था इन इनिशियल फेज ऑफ माई प्रैक्टिस, तो मैं हॉस्पिटल भी जाना था, मुझे मॉडलिंग भी करनी थी। अब मॉडलिंग अगर मैं महीने में 5 दिन भी करूँगा, 5 से 6 दिन तो करेगा ना कोई, अगर किसी का करियर है तो। एंड आई वॉज डूइंग प्रिटी ग्रेट, आई वॉज इन ऑल द शोज, ऑल द ब्रांड्स। मैं 5 से 10 दिन तो करूँगा ही। अब उतनी छुट्टी तो आपको मिलेगी नहीं आपकी नौकरी से, हु विल गिव यू? सो आई यूज टू डू डबल ऑफ माई नाइट ड्यूटीज़। सो जैसे नाइट ड्यूटी अगर मेरे पास 4 है तो मैं 8 मैं बाकी लोगों की भी कर लेता था। सो नाइट ड्यूटी के बाद मेरे को ऑफ मिलता था तो मेरे को छुट्टियाँ भी डबल मिल जाती थी। सो डबल काम करना पड़ता है, देयर इज़ नो बैलेंस। फिर एक टाइम आया, मुझे लगा कि नहीं, अब हो गई मॉडलिंग। नाउ आई डू शूट 2-3 महीने में कोई एक बार। नाउ आई कैन मैनेज, अदरवाइज देयर इज बैलेंस तो पॉसिबल है। काफी इंटरेस्टिंग है ये। योर फिजिक आल्सो। तो फिर आप 1-1.5 घंटे जिम जाओ, डाइट पे टर्न करो, काफी हाई मेंटेनेंस है। हाँ, स्टफ इज नॉट इजी। और शूट्स और शोज इतने इजी दिखते होते नहीं है। 8-8, 10-10 घंटे कैमरे के सामने लाइट चमकती रहती है, यू गेट एक्सट्रीमली टायर्ड। हाँ, और बस हम जो एंड रिजल्ट देखते हैं देख के लगता है कि अरे वाह, इट्स नॉट इजी, ग्लैम। इट्स टफ जॉब। अब थोड़ा सा हम आपके जो फिलहाल जिस चीज में आप डील कर रहे हैं, ACL, स्पोर्ट्स इंजरी, थोड़ा सा मुझे समझाइए। आज की डेट में जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, जो इंजरीज हो रही हैं, क्या रीजन है? गिरना और एक्सीडेंट होना एक अलग चीज है, बट क्या हम फंडामेंटली वीक हो चुके हैं? क्या रीजन है आज की इंजरीज का? स्पोर्ट्स इंजरीज का मेन रीजन ये है कि एक तो स्पोर्ट्स का ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स में आ रहे हैं। यस।
दूसरा अवेयरनेस बढ़ रही है कि इंजरीज तो पहले भी हो रही थी, हो सकता है ज़्यादा ही हो रही हो, पर कुछ स्पोर्ट्स नए नए डेवलप हुए हैं, स्कीइंग आ गया हो, कई सारे न्यू जनरेशन स्पोर्ट्स जो पहले नहीं थे। सो स्पोर्ट्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई। पहले गिने चुने स्पोर्ट्स थे, क्रिकेट हुआ, कबड्डी खेली लोगों ने, छोटा मोटा और खेल लिया। अब इतनी सारी लीग्स आ गई, पैसा भी अच्छा मिलने लग गया लोगों को, बहुत सारे नए नए स्पोर्ट्स आ गए, बहुत सारी नई कंपनीज आ गई, डीकैथलॉन आ गई, इस तरह से 10 कंपनी है, 50 स्पोर्ट्स आ गए। सो इंजरीज इस वजह से बढ़ जाती है। दूसरा इंजरी का मेन रीज़न है कि आदमी स्पोर्ट्स तो खेलता है पर उसको बचाने के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करता। तो सिंपल सा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, देयर इज वन एप्लीकेशन नोन एज GetSet, GETSET, इज बाय द ओलंपिक कमेटी। उसके अंदर हर स्पोर्ट्स की इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइज दे रखी है। अच्छा। सो अगर आप बॉक्सिंग करते हो तो उसकी इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइज उसमें ऐप में दे रखी है, आप देख के करो। आप फुटबॉल खेलते हो तो FIFA 11 प्लस करना। मतलब हम प्रिपेयर्ड नहीं है उस स्पोर्ट्स के लिए जिसमें हम जा रहे हैं। आपको एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए कुछ तरह की एक्सरसाइजेज करनी पड़ती है। लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ क्रिकेट। सो क्रिकेट में जो बॉलर है, बॉल ऐसे ही फेंकेगा ना आगे, ऐसे तो फेंकेगा नहीं। सो जब आगे ही आगे बॉल फेंकता रहेगा तो उसकी जो शोल्डर के जो इंटरनल रोटेटर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। एक्सटर्नल रोटेटर्स पे काम ही नहीं हो रहा, वो वीक रहेंगे। सो अगर सिर्फ क्रिकेट ही खेलता रहेगा, बॉल ही डालता रहेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, शोल्डर इम्बैलेंस में चला जाएगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइजेज, सो वी फोकस ऑन एक्सटर्नल रोटेशन एक्सरसाइजेज मोर। इंटरनल रोटेटर उसके स्ट्रेंथन हो रहे हैं क्रिकेट खेलते हुए, बॉलिंग डालते हुए। एक्सटर्नल रोटेटर्स हम जिम में ट्रेन करा रहे हैं उसके। इस तरह के और बहुत सारी और भी इंजरीज और भी मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं जो इंजरी ना होने दे और शोल्डर को बैलेंस रखे, नी को बैलेंस रखे। सो हर स्पोर्ट्स की अलग एक्सरसाइज रहती है। मतलब वो जो इम्बैलेंस हो रहा है क्योंकि एक पर्टिकुलर एक्शन रिपीट होता रहता है। हाँ, जैसे स्विमर्स हैं उसके अंदर भी यही एक्शन रिपीट हो रहा है, तो शोल्डर इम्बैलेंस में जाएगा तो टेंडन टियर हो जाएगा, सुप्रास्पाइनेटस। सो इम्बैलेंस ना हो इसलिए आप जो एक्सरसाइज आप स्विमिंग के टाइम में जो मसल यूज नहीं हो रही वो ट्रेन करो। तो दो तरह की ट्रेनिंग होती है, वेट ट्रेनिंग एंड ड्राई ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग इज व्हेन यू प्ले स्पोर्ट्स। क्रिकेटर या स्विमर जब स्विम कर रहा है तो वेट ट्रेनिंग कर रहा है, वो 2 घंटे जिम में बिता रहा है ड्राई ट्रेनिंग करके ताकि बैलेंस बना रहे। इसके अलावा बहुत सारी और भी एक्सरसाइज ऐसे होती है जो आपको इंजरी से बचाती है। लिगामेंट नहीं टूटना चाहिए फुटबॉलर्स का, कबड्डी प्लेयर का, रेसलिंग का। सो उनकी अलग एक्सरसाइज होती है नी की, ताकि बैलेंस बना रहे। कल को आप टैकल करो, आप गिर जाओ तो आपकी मसल कोऑर्डिनेटेडली काम करके आपकी नी को पकड़ ले, नहीं तो नी ट्विस्ट होकर इंजरी हो सकती है। सो ये इंपॉर्टेंट कि आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो कोई भी, पर उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी भी जरूरी है हर स्पोर्ट्स में। योगा इज ऑल्सो ए स्पोर्ट, बिल्कुल। मैराथन इज स्पोर्ट, रनिंग इज स्पोर्ट्स। तो रनिंग कोई एक्सरसाइज नहीं है मेरे हिसाब से, रनिंग इज ए स्पोर्ट्स। आप रनिंग करोगे आपके घुटने गिर जाएंगे डेफिनेटली। आपको घुटने बचाने हैं अपने, आपको अपना हील बचाना है, आपको टेंडो एक्लिस बचाना है रनिंग करते हुए, तो आपको रनिंग इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइज करनी है। तो हर चीज की एक बैकअप एक्सरसाइज है जो बेसिकली उसके इंजरीज प्रिवेंट करेगी। बिल्कुल, और आपके एंड्योरेंस इंक्रीज करेगी, नॉट जस्ट इंजरी प्रिवेंशन। आज अगर कोई हाई एंड ओलंपिक रनर है तो 2 घंटे जिम में तो बिता ही रहा है, शायद 4 घंटे भी बिता रहा है। यू नेवर नो कितना टाइम। बैकग्राउंड मेहनत बहुत ज्यादा है अगर आपको अपनी बॉडी उस लेवल पे नहीं तो यू विल गेट इंजर्ड, ना तो आप आगे बढ़ोगे, इंजरी से खत्म। लैक ऑफ अवेयरनेस कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही है जहाँ पे। पर धीरे धीरे इंडिया डेवलप हो रहा है। नाउ वी हैव वेरी गुड स्पोर्ट्स यूथ जो इस वर्क में काम कर रहे हैं। नहीं तो हमारे पास तो आ ही सकते हो, वी हैव अ गुड टीम ऑफ इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस। अब इसमें सर एक चीज बताइए, जैसे जो इंजरीज हो रही हैं इसमें बहुत सारी इंजरीज आजकल जिम में भी हो रही हैं। हम ओवर ट्रेनिंग में चले जाते हैं क्योंकि हमने किसी को देख लिया डेड लिफ्ट करते हुए, हम उसके लिए रेडी नहीं है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं जहाँ पे हम अपने आप को बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जहाँ इंजरी प्रोन हो जाते हैं। क्या ऐसा हो रहा है जिम्स में? हम अनअवेयरनेस। जिम इज डेंजरस। जिम में बहुत सारी इंजरीज होती है, मुझे भी इंजरी हो चुकी है क्योंकि मेरी भी नॉलेज कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी स्पोर्ट्स मेडिसिन में। मेरे करिकुलम में नहीं, आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। पर जैसे जैसे मैं स्पोर्ट्स इंजरीज में आया, आई वेंट आउटसाइड। पेरिस में ट्रेनिंग करी मैंने, न्यूयॉर्क में ट्रेनिंग करी बड़े बड़े एलीट सर्जन्स का, तब मुझे मालूम पड़ा स्पोर्ट्स इंजरी एक अलग ही ब्रांच है। जितना सर्जन काम करता है उससे ज़्यादा काम उसके रिहैब टीम करती है पेशेंट को ठीक करने में। सो वो जो रिहेबिलिटेशन है वो अब धीरे धीरे लोग सीख के आ रहे हैं। तो मगर जिम की बात करूं, सो जिम में मोस्ट कॉमन इंजरीज ऊपर से अगर नीचे देखूं तो सबसे पहले होती है नेक की स्पाज्म। गर्दन अकड़ जाती है लोगों की, बहुत कॉमन है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप दुनिया भर की तो एक्सरसाइज कर रहे हो, बेंच प्रेस मार रहे हो, शोल्डर प्रेस मार रहे हो, अब ये मसल्स हो रही है बड़ी 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 बड़ी, जेब बड़ी हो रही है तो आप और ज़्यादा वेट उठा रहे हो। क्या आपने अपनी नेक को ट्रेन किया उस वेट के लिए? या 5 किलो वेट उठा रहे थे तो नेक ठीक थी, अब 5 का 50 किलो पे आ गए और नेक उतनी ही वीक है, नेक विल गो इनटू स्पाज्म। सो आपको नेक की स्ट्रेंथनिंग करनी है,
नेक के साथ साथ अपर बैक जुड़ी हुई है, अपर बैक की जो स्कैपुला है पीछे वाली, इसके जो स्टेबलाइजर्स हैं उनकी एक्सरसाइज नहीं करते लोग। हाँ बैक की करेंगे तो लेटिस माइड डॉर्साई करेंगे, पर स्कैपुला स्टेबलाइजेशन पे ध्यान नहीं देंगे। वो स्कैपुला स्टेबलाइजेशन में ध्यान नहीं दोगे तो राउंडेड कंधे हो जाएंगे, नेक पे स्ट्रेन पड़ेगा, ये दोनों कट जाएंगे। एक बार इंजरी हुई, डिस्क निकल गई तो हाथ में झंझनाहट आ जाएगी। सो अब नेक की एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपर बैक की एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक में आइसोमेट्रिक कर सकते हैं, अपर बैक में BW कर सकते हैं, वाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, सिंपल एक्सरसाइज है, पर आपको ये करनी ही करनी है। बिल्कुल। इसके बाद लोगों की शोल्डर इंजरीज बहुत होती है जिम में। बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बेंच प्रेस कर रहे हैं या शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, कट से आवाज आई, टूट गया हाँ टेंडन। क्यों टूट गया? क्योंकि आप लगे हुए हो हमेशा अपने डेल्टोइड को बड़ा बनाने के लिए, जो आपको डेल्टोइड दिख रहे हैं, दिखाने के लिए। देयर इज वन मोर मसल रोटेटर कफ जो डेल्टोइड के अंदर है, हाँ इनर स्टेबलाइजर ऑफ शोल्डर। उसको मैक्सिमम लोग ट्रेन नहीं करते, और जो लोग ट्रेन कर भी रहे हैं वो 4-5 सेट सिंपल से मार लेते हैं। बस डेल्टोइड पे फोकस है 80%, उस पर फोकस है 20%। इम्बैलेंस, वो मसल टूट जाती है। सो आपको रोटेटर कफ की ट्रेनिंग करनी, उतनी ट्रेनिंग करनी जितनी आप डेल्टोइड ही कर रहे हो। इसके बाद नीचे आते हैं तो कोर और लोअर बैक फिर भी लोग ट्रेन करते हुए दिखते हैं, हाँ पर स्ट्रेंथनिंग करते हुए दिखते हैं, मोबिलिटी करते हुए मुझे नहीं दिखते। मोबिलिटी क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है बॉडी नहीं बनती। कैट कैमल, हाँ, Simple, मोबिलिटी simple. अवॉइडेड है सबसे हाँ ज्यादा। अवॉइड, सिंपल बैक की कैट कैमल नहीं करते, सिंपल मोबिलिटी नहीं करते। इसके बाद थोड़ा और नीचे आओ तो हिप की एक्सरसाइज नहीं कर रहे लोग। तो हिप की एक्सरसाइज नहीं Glutes करोगे, बहुत वीक है, हिप वीक है, हिप वीक है तो आपकी कमर में इंजरी होती है, और आपके पटेला जो नी कैप है वो माल ट्रैक करता है, बैक इंजरी हो जाएगी तो प्रॉब्लम है। अब नीचे आओ फिर थाइज में, तो आप हैमस्ट्रिंग कर रहे हो, क्वाड्रिसेप्स कर रहे हो, बट यू आर फॉरगेटिंग अबाउट VMO, यू आर फॉरगेटिंग अबाउट हिप। हिप आपका टाइट हो गया पूरा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन रोटेशन कुछ नहीं हो रहा, आपने उसकी स्ट्रेचिंग नहीं करी ढंग से, आपको मालूम ही नहीं कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है। इसके बाद VMO ट्रेनिंग नहीं करी, आप सिर्फ स्क्वाट्स मारते गए, आपका पटेला माल ट्रैक हुआ, आपके घुटने में आगे की तरफ दर्द होने लगे, कटोरी के पीछे, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मुश्किल हो गया, कर 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 आवाज़ आने लगी। क्यों? क्योंकि हमने सिंपल कुछ एक्सरसाइज भूल गए। उससे थोड़ा नीचे आओ तो काफ की ट्रेनिंग तो कर लेते हैं, पर इतनी ढंग से नहीं करते काफ की। सो टेंडो एक्लिस प्रॉब्लम देने लग जाता है, ED के पीछे दर्द होने लग जाता है। अब ये इतना नॉलेज होने के बावजूद मैं खुद भी नहीं करता। क्यों? बोरिंग एक्सरसाइज है ना जी। आपको सर पे ट्रेनर चाहिए होगा। आप सोच लो, आप खुद ही कर लो इस सारी नॉलेज। मेरे को नॉलेज होते हुए भी मैं नहीं करता। क्यों? वो एक्सरसाइज करने में जोर आता है। तो मैं अपने रिहैब सेंटर में ही ट्रेनिंग करता हूँ, मेरा ट्रेनर है ये करना ही है। क्योंकि वो ट्रेनर के साथ आपको एक तो वो फोकस रहता है उस मसल पे, इसमें आधी एक्सरसाइज बोरिंग है। हाँ। क्यों? मजा नहीं आ रहा उसमें, स्लो है बहुत। नहीं ना तो हमें उससे रिजल्ट मिलेगा कि कोई मसल पंप हो जाएगी। अभी सारा शो बिजनेस है, सब जिम जा रहे हैं। वो नहीं, आपका मोटिव होता है ना, आप जिम जा रहे हो, आप चाहते हो बड़े बाइसेप हो, उससे तो बाइसेप भी नहीं बन रहे, फिर क्यों करो? वो रीजनिंग नहीं समझ में आ रही, जबकि वो फंडामेंटल फाउंडेशन है आपकी बॉडी की। नहीं, वो नहीं करोगे तो इंजरीज होगी। आप अगर इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कभी ना कभी तो टूटोगे। जिस दिन टूटोगे उस दिन आ जाओगे जीरो पे। तो ये चीज शुरू से ही होनी चाहिए। उसकी अवेयरनेस नहीं है, उसके लिए उस हिसाब के ट्रेनर्स अभी मिसिंग है। तो इसलिए जब भी एक्सरसाइज करनी चाहिए तो बेस्ट रहता है कि एक बार सबसे पहले एक अच्छा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करो। लेट्स सी कहाँ प्रॉब्लम है, कौन सी मसल वीक है, कौन सा जॉइंट टाइट है, कौन सी मसल स्टिफ है। दे विल इवैल्यूएट, दे विल टेल यू कि अच्छा आपको शेड्यूल में ये एक्सरसाइज ऐड करनी है, बैक में ये ऐड करना है, शोल्डर में ये ऐड करना है, लेग में ये ऐड करना है, आपने हिप्स नहीं किया, आपकी स्ट्रेचिंग ये। दे विल मेक ए शेड्यूल एंड दे विल इंक्रीज द शेड्यूल धीरे धीरे। तो उसके लिए हम लोग भी हेल्प कर सकते हैं। वी हैव ए टीम ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बोथ। सो दे इवैल्यूएट एंड देन वी डू द ट्रेनिंग। आई थिंक वो एक प्रोसेस मिसिंग है कि पहले क्या आता है। सो इसीलिए हमने एक थ्रेड्स फिजियो फिटनेस स्टूडियो है हमारे पास, जिसमें हम लोगों की पर्सनल ट्रेनिंग ही कराते हैं। पर जिम से थोड़ा अलग है, जिम में सिर्फ पर्सनल ट्रेनर मिलेगा। यहाँ पे पर्सनल ट्रेनर भी है, फिजियोथेरेपिस्ट भी है, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है। पहले इवैल्यूएशन और फिर ये सब एक्सरसाइजेस के साथ एक्सरसाइज। सो ये उनके लिए अच्छा है जिनको इंजरी हो रखी हो, किसी घुटने दर्द हो रहे हो, कमर दर्द हो रही हो, जो कॉशन के साथ करना चाहते हैं कोई चीज। नहीं, जनरली घुटना दर्द होती है, लोग एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, जो कि गलत बात है। वो और बढ़ा देता है घुटने इसको सर थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि खुद मेरे पेरेंट्स भी इस चीज से सफर कर रहे हैं। मतलब जब जो भी किसी को घुटने की प्रॉब्लम होती है, पहली बात तो सर्जरी से डरते हैं और दूसरी बात है एक्सरसाइज करने से डरते हैं। सो इसका रूट कॉज है हमारा एजुकेशन सिस्टम। जितने भी पुराने डॉक्टर्स हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, घुटना दर्द हुआ, कमर दर्द होगा, डायरेक्ट बोल देंगे भैया रेस्ट कर लो, रेस्ट इज ओनली फॉर 2 days, देन द रिहैब विल स्टार्ट। अगर आपके घुटने में दर्द होना चालू हुआ है बिना इंजरी के, कि अपना आप एज के साथ साथ घुटने में दर्द चालू हो गया, सो उसके अंदर कोई ना कोई मसल वीक है,
पटेला माल ट्रैक कर रहा है, जनरली जो घुटने में दर्द चालू होता है यंग एज के अंदर वो होता है घुटने के आगे, ओल्ड एज के अंदर चालू होता है वो होता है घुटने के बीच में, मीडियल साइड में। तो इन दोनों में एक्सरसाइज अलग अलग होती है कि अगर यंग एज में हो रहा है तो कौन सी मसल वीक है जिसकी वजह से पटेला माल ट्रैक कर रहा है। सो रिहेबिलिटेशन इज द की। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्क्वाट मार रहे हो और सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, आपसे ना तो स्क्वाट लग रही है ना सीढ़ियाँ चढ़ी जा रही है क्योंकि दर्द हो रहा है, खर की आवाज़ आ रही है, आपकी एज भी इतनी नहीं है। सो रेस्ट करने से चीज़ें और वर्स हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि हम दूसरी एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि बिना रेंज ऑफ मोशन के हम आपकी मसल्स को कैसे ट्रेन कर पाएँ, हिप को कैसे खोल पाएँ, हिप फ्लेक्सर को कैसे इंक्रीज कर पाएँ, वीएमओ की ट्रेनिंग कैसे करा पाएँ। सो पर्सनल कोचिंग से धीरे धीरे मसल स्ट्रेंथनिंग पे जाते हैं और एक बार जब पेन फ्री हो जाता है नहीं, देन वी विल इंट्रोड्यूस स्क्वाट्स आल्सो। तो बेसिकली अगर आपको कोई इंजरी हो गई या किसी प्रॉब्लम से जा रहे हो तो उल्टा एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस डबल हो जाती है। इंजरी हो गई है, सो रेस्ट इज फॉर 1 or 2 days, दैट्स इट, एंड देन द रिहेबिलिटेशन विल स्टार्ट, जिसमें जॉइंट्स के मूवमेंट आएंगे, बिना जॉइंट के मूवमेंट करे मसल स्ट्रेंथनिंग आएगी, आइसोमेट्रिक्स या थेराबेंड्स आएगी, कम रेंज ऑफ मोशंस आएगी। मतलब एक अगर आप लेग एक्सटेंशन कर रहे हो, दर्द हो रहा है तो पूरे लेग एक्सटेंशन में थोड़ी ना दर्द होता है, किसी के टर्मिनल में होता है, किसी के यहाँ होता है, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पर कार्टिलेज में लीजन है। सो जो पेन फ्री मोशन है उसी को किया जाता है। सो दिस इज अ साइंस विच इज डेवलपिंग इंडिया के अंदर, पर अच्छी है, कुछ फिजियोथेरेपी अच्छे हैं। तो आई थिंक ये धीरे धीरे अगर ये सिस्टम में आ जाए तो बेसिकली लोग इंजरी से बचा सकते हैं अपने आप को। इंजरी से बचा भी सकते हैं, इंजरी होने के बाद, पर एवरीथिंग इज एक्सरसाइज नथिंग। एंड देन सप्लीमेंट का काम आता है। सप्लीमेंट का, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी मसल नहीं ग्रो हो रही तो क्या सप्लीमेंट में सर सबसे पहला जो कंफ्यूजन है या लोगों को डाउट रहता है, विटामिन डी के बारे में थोड़ा समझाइए, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? विटामिन डी इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट यू कैन टेक एंड यू हैव टू टेक। विटामिन डी सबका कम है इंडिया में। क्यों कम है? क्योंकि हम विटामिन डी लेने के लिए आपको बॉडी पे लगाना पड़ता है पहले तो तेल, और फिर आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम में सनबाथ लेना पड़ता है 20 मिनट तक। वो तेल, अच्छा, बिना तेल के सन में बैठेंगे तो इफेक्ट नहीं हो रहा ज़्यादा? नहीं आएगा ना, कम आएगा, कम तेल लगाने से बेटर होता है। वो एब्जॉर्ब करता है ना, फैट एब्जॉर्ब करता है, कन्वर्शन टू विटामिन डी। ये इंडिया में प्रैक्टिस हो नहीं सकती, नहीं हो सकती। सो विटामिन डी कम रहता है तो बैक पेन होता है, बोन्स वीक हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, सब जितनी सोच सकते हो सब कुछ हो सकता है। विटामिन डी की कमी डेंजरस, बैक के लिए खास तौर से, बोन्स और बैक के लिए। सो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट पर वीक लेना ही चाहिए, पर वीक। एंड फॉर ऑल एज ग्रुप्स या फिर कुछ पर्टिकुलर? नहीं, बच्चों में नहीं, आफ्टर 18। हाँ, वंस बच्चों में आप पीडियाट्रिशियन से पूछिए, वी आर नॉट समवन जो बच्चों को गाइड। आफ्टर 18 यू कैन टेक। आफ्टर 18 आप ले 2-3 महीने तक, फिर 3-4 महीने छोड़ दो, फिर ले लो, ऑन एंड ऑफ साइकिल चलाते रहो। और विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीकली 2-3 महीने लो, फिर ब्रेक ले सकते हो। हाँ, ब्रेक नहीं तो टॉक्सिसिटी हो जाती है। टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो फिर रिवर्स इफेक्ट आएगा, तो ओवर भी नहीं खाना है। करेक्ट। इसमें सर जैसे अभी हमने विटामिन डी डिस्कस किया, अब हमारे पास जैसे हम डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बॉडी में जो भी इश्यूज हो रहे हैं, जो भी इंजरीज हो रही हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन कॉजिंग फूड्स के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करिए चीज़ें, क्योंकि लोग अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं और हमारे इंडियन डाइट में हैं बहुत सारी चीज़ें जो हमें इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही हैं। उनसे क्या दिक्कतें हैं? इंसान ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका यही ढूंढा कि घटिया और जहर खिलाओ। सीधी बात है, जितना भी खाना आप देख रहे हो वो सब जहर है, और वो जहर बचपन से बच्चों को खिलाया जाता है, विच इज पैथेटिक। और वो इतना मासली सर्कुलेटेड है, हर जगह वही जहर दिखता है कि आप बच्चों को रोक ही नहीं सकते। सो बचपन से ही एक्सट्रीमली बैड हैबिट्स इन फूड, तो आप फ्यूचर में बदल भी नहीं सकते। सो जो चीज़ सबसे खराब है खाने के लिए, जो आदमी अपने डॉग को भी नहीं देता, वो आदमी खुद खाता है। देते हो डॉग को चीनी, खुद खा लेते हो। मैं अपने डॉग को दूध भी नहीं देता, डॉक्टर ने मना कर रखा है। दही देता, चीनी भी नहीं दे सकते। दही देता हूँ, फिर भी दही देता हूँ। सो सबसे खराब फूड कौन से हैं? वो है शुगर। जो भी आपको मैदा या व्हीट इनसे बने वो सारे खराब हैं। उसमें चावल भी आते हैं, उसमें रोटी भी आती है। चावल रोटी खानी चाहिए, मैं नहीं कह रहा, मैं भी खाता हूँ, पर एक्सेसिव क्वांटिटी में नहीं खानी चाहिए। जैसे हम दिन में 3 मील लेते हैं, तीनों में आटा चावल चला जाता है, वो दिक्कत है। कम खाओ, 1-2 रोटी खाओ, क्यों 6-6 10-10 खा रहे हो? वो आपको नुकसान नहीं देगी। बहुत सारे चावल क्यों खा रहे हो? आप ज़्यादा सब्जियां खाओ। दूसरा, जितने भी ये केक वेक मिठाई सब बकवास है। चीनी, ये जैसे ही चीनी आपकी बॉडी में जाती है, शुगर में, शुगर मीठा वाला भी आता है, और शुगर में ये सब भी आते हैं, चावल, बिस्किट, आटा, ये सब भी शुगर है। सो ये आपके शुगर को बढ़ाते हैं।
एब्जॉर्ब होते हैं। शुगर बढ़ता है, इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन स्पाइक होता है, वो सारा एक्सेसिव शुगर फैट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा एक्सेसिव शुगर आपकी पूरी बॉडी में जाके जमा होता है, ग्लाइकेशन, इसीलिए आपको रिंकल्स आते हैं, बाल झड़ते हैं, मसल्स खराब होती है, बोन की एजिंग बढ़ती है। तो सारी एजिंग का जड़ तो यही है शुगर, ये कम लेनी चाहिए। और मिल्क भी कॉज कर रहा है चीज। मिल्क भी करता है। सो मिल्क के अंदर जो डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर मैं बोलूँ कौन सा चीज़ रिकमेंडेड है, तो दही, घी और पनीर, ये 3 चीज़ें गुड है। मिल्क के अंदर कार्ब्स ज़्यादा है, जब हम पनीर बनाते हैं तो कार्ब्स कम हो जाते हैं, है ना। फैट मिल्क का बहुत अच्छा है, जो घी है इट इज़ वेरी गुड। पर प्योर मिल्क, अभी मैंने भी कॉफ़ी पी, ले लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं जो मैं बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल बंद कर दो, तो आपकी हिम्मत की ज़्यादा अच्छी बात है। बंद नहीं करो, कम तो कर दो, 10% तक ले आओ। इसके अलावा जो तेल है वो बहुत एंटी खराब है, जो भी हम तेल यूज़ करते हैं, सीड ऑयल, ये सीड ऑयल तो जानवरों के लिए बनाए थे अमेरिका में सबसे पहले, फिर उनमें नुकसान होने लग गया तो बैन कर दिए जानवरों को, फिर वो इंसानों को खिलाने लग गए, कौन। करेक्ट। और ऑयल, तो ये जितने भी सीड ऑयल हैं, इंडस्ट्रियल ऑयल है, वो सब बिल्कुल बकवास, इसमें सनफ्लावर भी आ रहा है, जो भी आ रहे हैं सीड के। सो ऑयल के लिए आप कोकोनट अच्छा है, देसी घी अच्छा है, और सैलेड के लिए ऑलिव ऑयल अच्छा है। ऑलिव ऑयल को आप पका नहीं सकते, तो कुछ ऑलिव ऑयल को पका सकते हो, डिपेंड करता है। ऑलिव ऑयल 2 तरह के होते हैं, कुकिंग ऑलिव ऑयल होता है, उसको पका सकते हो, नॉन कुकिंग को नहीं पकाना चाहिए, वर्जिन ऑलिव ऑयल आता है, हाँ वो खराब हो जाता है। अब ये जैसे चीज़ें डॉक्टर मन्नू, आप एंटी एजिंग, रिवर्स आपका एक वर्टिकल है जहाँ पे आप एंटी एजिंग पे काम कर रहे हैं, तो ये जो डाइट है यही उसका पहली कड़ी है। आई थिंक डाइट से ही सारा चीज़ें शुरू होती हैं। डाइट से शुरू होती है। तो एंटी एजिंग की बात करूँ तो अगर आप चाहते हो कि आपकी एज बढ़ना तो कोई रोग है, एंटी एजिंग इज अ मिथ। पर एजिंग जैसे जैसे हो रही है उसके जो साइन सिम्टम है वो कम आए आप पे, स्लो हो जाए प्रोसेस, स्लो हो जाए, आप इतने बूढ़े ना दिखो, आपके जॉइंट्स खराब ना हो, आपके लीवर फंक्शन, हार्ट फंक्शन सब अच्छे ऑप्टिमम काम करते रहें, आपके मार्कर्स बिल्कुल सही रहें जैसे आपकी एज बढ़ रही है, बीमारियां कम आए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कम खाना खाना, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन। सो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन आप इंटरमिटेंट फास्टिंग बोली जाती है, कम खाओ, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो। सो आई फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें मैं अपनी पहली मील लेता हूँ दोपहर में, जब भी मैं काम से घर पे, तो मैं रात के टाइम में जब भी लास्ट टाइम खाना खाया 9 बजे 10 बजे कभी भी खाना खाया, उसके बाद मैं कुछ खाना पीना नहीं खाऊंगा। सुबह सुबह मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लूँगा, एक दो और पी लूँगा। कॉफ़ी मेरे को पसंद है तो मैं ज़्यादा पीता हूँ, मैं रिकमेंड नहीं करता, बट मेरे को कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते कॉफ़ी से, ना तो मेरे को एसिडिटी होती है, तो मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ ब्लैक। 2-3 कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं जब भी घर आऊँगा, चाहे वो 3 बजे हों, 4 बज रहे हों, 5 बजे हों, तब मेरी पहली डाइट आएगी। सो मैं ट्राई करता हूँ दिन में 2 डाइट लूँ, एक दोपहर को, एक रात को। अब डाइट कौन सी होनी चाहिए? डाइट वो होनी चाहिए जिसमें ये सब चीज़ें कम हो, तेल कम हो और शुगर कम हो। शुगर में सारी चीज़ें आ गई, दाल रोटी चावल सब आ गई, दाल नहीं आई सॉरी, रोटी चावल ब्रेड बिस्किट ये सब आ गए, तो ये कम होना चाहिए। ज़्यादा क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए फैट, गुड फैट। गुड फैट कहाँ से आता है? सीड से आता है जी, ड्राई फ्रूट से। सो ड्राई फ्रूट लीजिए आप जितने भी ले सकते हो इनिशियली, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, काजू के, सब अच्छा है। अंजीर और ये सब, अंजीर और किशमिश तो चीनी है, करेक्ट, मीठा है, ड्राई सीड्स, वो फ्रूट हो गया ना, अंजीर इज अ फ्रूट, किशमिश इज अ फ्रूट, इज नॉट सीड, वी आर टॉकिंग अबाउट सीड्स। सो सीड में आप बाकी सब चीज़ें ले सकते हो। इसके अलावा वेजिटेबल्स आर वेरी गुड। सो वेजिटेबल्स खाना मुश्किल इस सारी, तो मैं वेजिटेबल्स को पीसता हूँ, उसके अंदर नमक, काली मिर्च, नींबू डाल के और सिनेमन डालता हूँ। सिनेमन इज गुड एंटी एजिंग, तो वो मैं खाने से पहले पी लेता हूँ। अगर मैंने इतना बड़ा वेजिटेबल का ग्लास पी लिया बिना छाने में फाइबर, तो मेरा वैसे ही एपिटाइट बढ़ गया। उसके बाद मैं चावल भी कम खाऊंगा, रोटी भी कम खाऊंगा। मैं खाता रोज़ हूँ पर मैं कम खाता हूँ, मैं रोटी 1 या 2 ही खाऊंगा बिल्कुल पतली, ये चावल इतने से ही खाऊंगा, क्योंकि आपने पहले सब्जी पी ली, ड्राई फ्रूट्स खा लिए, और खाने के साथ भी सब्जी और दाल भी तो है बहुत सारी। अब ये सब खाने के बाद ही मेरा प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो गया। मैंने फैट खा लिया, मैंने फाइबर खा लिए, मैंने न्यूट्रिएंट्स खा लिए सब्जी के साथ, पर मेरा प्रोटीन तो पूरा नहीं हुआ ना। दाल की 2 कटोरे प्रोटीन नहीं, या तो आप अंडे खा लो साथ में, अंडे नहीं खा सकते तो यू टेक प्रोटीन शेक्स। नॉनवेज खाना चाहते हो नॉनवेज, पर नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाना भी अच्छा नहीं है। सो कुछ प्रोटीन जाना ज़रूरी है। नॉनवेज मतलब आपकी एजिंग को फास्ट करता है? नॉनवेज के आपको कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं मसल बिल्डिंग अप के लिए। अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट हो, बॉडी बिल्डर हो, तो आपको ज़्यादा चाहिए मसल बिल्डअप के लिए, ज़्यादा एक्सरसाइज करो, ज़्यादा मसल चाहिए। सो आप नॉनवेज भी खाइए, आप अमाइनो एसिड भी लीजिए, आप सब कुछ लीजिए, पर बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड लेने से ना आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और आपकी एज कम होती है। सो अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हो या आपको बहुत ज़्यादा बॉडी नहीं चाहिए, तो आप इतना प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप उसको रेस्ट्रिक्टेड रखो, थोड़ा नॉर्मल। बहुत ज़्यादा बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं, जितनी ज़्यादा बॉडी बनाओगे उतना ज़्यादा प्रोटीन लोगे, उतना ज़्यादा आप एजिंग की तरफ जाओगे।
अब मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी, मैं एक सर्जन हूँ, तो मेरे को सर्जन को तो एक बॉडी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, तो मैं प्रोटीन कम ही रखता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं रखता। एक और चीज़ है डॉक्टर मन्नू, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से भी इस चीज़ में डिस्कस कर रहा था, एक सर्टेन एज पे मसल लॉस होना शुरू होता है लाइफ में शायद, है ना? तो मसल लॉस से भी क्या हम इंजरी प्रोन हो जाते हैं? बिल्कुल आते हैं, सर्टेन एज के बाद मसल लॉस होना चालू होता है, आपको मेंटेन करना पड़ता है मसल लॉस। हाँ मसल लॉस मेंटेन करने के लिए कई सारी चीज़ें चाहिए, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं चाहिए। हाँ क्योंकि जब यंग होते हो तो सिर्फ एक्सरसाइज करके मसल मास आ जाता है। सो लोगों को लगता है कि आपने एक्सरसाइज किया और प्रोटीन खाया और मसल मास आ गया। यस, इट इज़ ट्रू फॉर यंगर एज, पर जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है तो कुछ चीज़ें की कमी होने लगती है। क्या कम होने लगता है कि एक तो आपका NADH लेवल गिरता है। सो NADH लेवल गिरेगा तो DNA रिपेयर नहीं होगा, DNA रिपेयर होना कम हो जाता है तो आपकी एजिंग तक जाते हो। सो यू शुड टेक NMN और एंड रेस्वेरेट्रोल फॉर श्योर, ताकि आपका NADH लेवल हाई रहे, आपका DNA रिपेयर हमेशा होता रहे, आपकी मसल कम नहीं रहे और आप जवान भी रहो। इट इज़ एंटी एजिंग ड्रग, वन ऑफ द फोरमोस्ट। इसके साथ क्रिएटिन बहुत ज़रूरी है मसल मास को मेंटेन करने के लिए। क्रिएटिन कुछ लोगों को लगता है किडनी फेलियर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे को भी पहले यही लगता था, तो यही सुना था आपने, Correct, वो तो मैंने भी बॉडी यही बिल्डर सुना। लेते हैं, अरे सप्लीमेंट क्यों ले रहा है, सप्लीमेंट क्यों ले रहा है। पर इवेंचुअली अगर आप डाटा देखो, जब आप थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे जाते हो, आप रिसर्च करते हो, सो क्रिएटिन इज समथिंग विच इज़ वाइडली टेस्टेड एंड बहुत सारे रिसर्च पेपर है इससे, सबसे ज़्यादा टेस्टेड सप्लीमेंट है, एक्सट्रीमली सेफ। अच्छा 80 ईयर्स के आदमी को भी लेना चाहिए, वो न्यूरो प्रोटेक्टिव है उसके लिए, अल्जाइमर्स नहीं होता। रग्बी प्लेयर्स के अंदर जो क्रिएटिन लेते हैं उनको कंकशन नहीं होता इंजरी में, रग्बी में कंकशन होता है ना, ब्रेन इंजरी काफ़ी ज़्यादा है उनमें। सो दोज प्लेयर्स हु आर ऑन क्रिएटिन दे हैव लेस ब्रेन इंजरी। सो क्रिएटिन इज न्यूरो प्रोटेक्टिव एंड मस्कुलर प्रोटेक्टिव, मसल्स भी बचाता है, ब्रेन ही बचाता है, वो आपको लेना ही लेना है इन एवरी एज। मैं बच्चों के बारे में बात नहीं कितना कर रहा, पर फ्रिक्वेंटली adult- लेना चाहिए सर, अगर कोई 50s में है, 60s में है? देखिए क्रिएटिन 5 मिलीग्राम पर डे लेना है, पर डे ले सकते हैं? 50s 60s में 5 मिलीग्राम पर डे डेली लो। अगर आपकी एज कम है, यू आर यंग, 20 30 40 के आसपास हो, तो यू स्टार्ट विद लोडिंग डोज। सो लोडिंग डोज रहती है 20 मिलीग्राम पर डे फॉर कुछ दिन, फिर 10 मिलीग्राम पर डे, फिर आप 5 पे आ जाओ। ओके। तो क्रिएटिन इज इंपॉर्टेंट, क्रिएटिन और फिर मसल्स के लिए प्रोटीन। बट ये मसल मास को समझना ज़रूरी है, मसल लॉस को समझना ज़रूरी है, हाँ, क्योंकि ये आई थिंक, एक तो जो एंटी एजिंग में भी हम बात कर रहे हैं, तो मसल मतलब आपकी बेसिकली खाल वगैरह लटकना, आई थिंक मसल लॉस का भी एक नहीं, इम्पैक्ट होता है। खाल इसलिए लटकती है क्योंकि आपकी स्किन का ग्लाइकोशन हो जाता है, ओके। रिंकलिंग हो जाती है, तो उसके लिए आपको शुगर कम लेना है। शुगर कम लेना। हाँ, शुगर, ये सब चीज़ें। और ये शुगर कम लेना तो जिंदगी भर से कम लोगे वही जवान रहेगा, जिंदगी भर तो आपने खाई मिठाइयाँ, हाँ, रोटी चावल, लास्ट में अब बंद करना अब चाहिए। लटक गए, अब बोल रहे आप क्या करें, कर सकते हैं डेफिनेटली, जिस दिन बंद करो उस दिन अच्छा। उसके अलावा जो लटक गई उसको ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आपकी एज कम है, 30s 40s में ही है, सो यू शुड स्टार्ट विद, अगर मैं स्किन की बात करूँ सिर्फ, स्किन को कैसे आप अच्छा रख सकते हो, सो सिंगल मोस्ट फैक्टर इज माइक्रोनीडलिंग। अच्छा। सो माइक्रोनीडलिंग वंस इन अ मंथ करनी चाहिए इंसान को, विद डर्मापेन 4 करें, कैसे भी करें। वो क्या करता है, छोटे छोटे चैनल्स, छोटे छोटे बहुत सारे छेद कर देता है। इज अ माइक्रोनीडलिंग डिवाइस, डर्मापेन 4 आता है। कुछ ऐसा होता है? नहीं, क्यों, वो सब लेजर है। अच्छा। सिंपल की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे एडवांस अच्छा, है। तो ये आप खुद से कर सकते हैं? खुद से भी कर सकते हो। माइक्रोनीडलिंग डिवाइसेस होम के लिए भी आते हैं, खुद से सेल्फ करने के लिए। सो या आप किसी प्रोफेशनल के पास भी जा सकते हो, दोनों के पास है। सो माइक्रोनीडलिंग इज वेरी एसेंशियल वंस इन अ मंथ फ्रॉम 30-35 के आप चालू कर सकते हो, जब आपको रिंकलिंग थोड़ा थोड़ा लगने लगे। वो आपके रिंकलिंग कम करेगी, फाइन लाइन्स हटाएगी, कोलेजन बूस्टअप रखेगी, वो आप स्किन लटकने नहीं देगी। पर ये चालू कब करना है? जब आप यंग हो। हाँ। 50s में करोगे तो इतना अच्छा से नहीं मिलेगा, यंग एज से चालू कर दिया 30s से कर सकते हैं तो 6 बार आपने ले लिया एक एक महीने में, फिर कुछ दिन ब्रेक दे दिया, एंड एब्सोल्युटली सेफ, उसमें कुछ है ही तो नहीं। कुछ कंपाउंड्स हैं, इसके अलावा कुछ कंपाउंड जो काम करते हैं वो है रेटिनॉल। सो रेटिनॉल यू कैन टेक रेटिनॉल या फिर नाइसिनामाइड। सो नाइसिनामाइड दिन में लगा सकते हो, रात में रेटिनॉल लगा सकते हो। इट गिव्स स्किन अ बेटर लुक, रिंकलिंग हटाता है। सो ये 3-4 सिंपल चीज़ें करके आप अपने स्किन को हमेशा अच्छा रख सकते हो। इसके बाद जब आप 50-60 में चले जाओ, यू गो फॉर फेस लिफ्ट, एक सिंपल सर्जरी, यहाँ कट करके ऊपर उठाया था। अच्छा। पीपल डू फेस लिफ्ट। अब आप डॉक्टर से पूछोगे तो मैं तो आपको 70 साल में भी जवान रख सकता हूँ, बट डेफिनेटली देयर विल बी लॉट ऑफ इंटरवेंशन मतलब लेटर ऑन। इसमें क्या इंटरवेंशन में क्या आता है कि अगर आप चाहते हो कि जिंदगी भर जवान रहो, डाइट इज़ इंपॉर्टेंट, सप्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। तो डाइट में मैंने बात कर ली, सप्लीमेंट में अंदर आप एनेमन ले सकते हो, रेस्वेरेट्रोल ले सकते हो, यू कैन टेक लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक सिनेमन, पॉलीकोसेनॉल, ALA,
क्विरसेटिन, इसके अलावा मल्टीविटामिन जो सब लोग लेते ही हैं। सो जो सब लोग लेते हैं उसमें बात नहीं करेंगे, एंटी एजिंग के कुछ ड्रग्स है ये आप ले सकते हो, क्रिएटिन लेना चाहिए। इसके बाद आती है एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट हो, तो एंटी एजिंग एक्सरसाइज अलग है, नी की अलग एंटी एजिंग एक्सरसाइज है, नॉर्मल एक्सरसाइज करोगे तो घुटने घिस जाएंगे। सो नी की एंटी एजिंग, शोल्डर की एंटी एजिंग, पूरी बॉडी की सारी एंटी एजिंग एक्सरसाइजेज होती है विच वी ट्रेन। आई थिंक बहुत चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो ओवरऑल आपको हेल्प करता है एंटी एजिंग में, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। नॉट जस्ट सप्लीमेंट। इसके अलावा अगर आपके एक बार घुटने घिस गए तब तो कुछ कर ही नहीं सकते। आपको अगर घुटने जिंदगी भर चलाना है, इफ यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ नी रिप्लेसमेंट, सो काम तब से करना है जब से वो घिसे नहीं है। सो पीपल स्टार्ट टेकिंग इंजेक्शंस ऑफ फैट सेल, फैट के एडिपोसाइट टिश्यू। तो हमारे फैट है जो पेट का फैट है, इसमें स्टेम सेल्स में एडिपोसाइट स्टेम सेल्स है विच आर वेरी गुड फॉर कार्टिलेज रीजनरेशन। सो दैट इंजेक्शन यू कैन टेक वंस यू आर इन 40-45, जहाँ पे घुटने घिसे नहीं है। हर 10 साल में उसके शॉट लेते रहो, फैट निकालेंगे, इससे स्टेम सेल बाहर निकालेंगे, आपकी नी शोल्डर में इंजेक्ट कर देंगे, हिप में इंजेक्ट कर देंगे। सो ये आपकी नी शोल्डर उसको कर देगा रीजनरेट। सो आपके घुटने घिसेंगे ही नहीं। राइट एक्सरसाइजेज ताकि आपके घुटने घिसे नहीं, वेट आपने कंट्रोल कर रखा है, सप्लीमेंट आप ले रहे हो, और हर 10-10 साल में आप एडिपोसाइट स्टेम सेल इंजेक्शन लगा रहे हो, या फिर आप मेसेनकाइमल सेल स्ट्रोमल सेल्स ला रहे हो। अब ये मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स बाहर से आते हैं। मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स हम किसी ब्लड बैंक से लाते हैं, किसी और इंसान के। तो किसी और इंसान के अम्बिलिकल कॉर्ड से स्टेम सेल जो निकला हुआ है उसको रीग्रो करते हैं, फिर वो बेचते हैं। दोज आर वेरी एक्सपेंसिव। वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो अपने खुद के फैट, जैसे ब्रायन जॉनसन वो लगाता है mesenchymal stem cells. So there are two companies, Cell Collab and Physical Longevity, who are doing it in America. It's very expensive. उससे बेटर फैट सेल है फॉर कार्टिलेज स्पेशली। सो कार्टिलेज नहीं सॉरी कार्टिलेज के लिए फैट स्ट्रोमल सेल। तो ऐसे करके हम अपने नी को बचा सकते हैं, बट यू हैव टू वर्क व्हेन यू आर 40-45। अब मेरे पास पूरा घुटना घिस के लाओगे तो ये सेल्स सिर्फ पेन कम करेंगे, वापस कुछ नहीं उगाएंगे, कम उगाएंगे। जब घिसे ही नहीं है तब बचा लेंगे। घुटना घिसने का सर, जैसे इंडियंस में फॉर एग्जांपल अगर इंडियंस की बात करें, मेन रीजन क्या है? ज्यादा रनिंग करना, वॉक करना, या फिर? घुटना घिसने का 2 रीजन है। एक पहला एज, ये घिसना ही है जी, घिसना ही है। दूसरा एक्सरसाइजेज नहीं करना। इंजरी प्रिवेंशन मतलब घुटना घिसने की एक्सरसाइज नहीं करना। आप नॉर्मल एक्सरसाइज करो उससे मतलब नहीं है, घुटना घिसने से बचाने के लिए अलग एक्सरसाइज शेड्यूल है, वो नहीं किया जी आपने। बस आपने भले ही कितनी एक्सरसाइज कर रखी हो, अगर आपने वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज शेड्यूल नहीं किया तो घुटना घिसेगा। आपकी एज बढ़ेगी तो घुटना घिसेगा, आपकी इंजरी होगी तो घुटना घिसेगा। अब इसको रोकना है तो पहले तो आपको वो एक्सरसाइजेस करनी है जिससे घुटना नहीं घिसता। वो आप शुरुआत में ही लेग के वर्कआउट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो जब आप यंग हो। 20-30 से ही लोग चालू कर देते हैं ताकि घुटना कभी घिसे ही नहीं। इसके बाद जब आप 40-45 पे आते हो, 50 पे आते हो, जब हल्का हल्का दर्द चालू होना हो, या फिर कुछ लोग बिना दर्द के भी एज जैसी आ गई, दे स्टार्ट टेकिंग दीज काइंड ऑफ स्टेम सेल्स इंजेक्शंस। फोरमोस्ट इट इज फैट स्टेम सेल, एडिपोसाइट डिराइव्ड स्टेम सेल्स। उसके बाद छोटे मोटे पीआरपी ले लेते हैं लोग, ग्रोथ फैक्टर्स ले लेते हैं, वो लोअर कैटेगरी के हैं। हाईएस्ट कैटेगरी है बिगेस्ट रिजल्ट्स। तो सर जैसे आप रिवर्स के बारे में थोड़ा सा समझाइए, आप क्या आपका विजन है उसके साथ? मेरे को प्यार है रिवर्स एजिंग से क्योंकि मैं भी पैशन है आपका। हाँ, मैं अपनी एज कम नहीं कर रहा, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे को एज जैसे से मेरी बढ़े तो मुझे वो सब बीमारियां आए जो होती है नॉर्मली। सो डेफिनेटली मैं बहुत कुछ करता हूँ इस मेरे साइंस ऑफ एजिंग या डिजीज़ कम करने के लिए। इनफैक्ट कुछ लोग काफ़ी इसको अलग तरीके से लेते हैं, एज कौन कम कर सकता है। एज कोई नहीं कम कर सकता, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। आई थिंक ब्रायन जॉनसन को आप डेफिनेटली मैं जानता हूँ एज कोई नहीं कम कर सकता। एज एंटी एजिंग इज अ मिथ, जैसे एज बढ़ती है, बट जो साइंस ऑफ एजिंग है वो डेफिनेटली आप कम कर सकते हो। जो डिजीज ऑफ एजिंग है वो कम कर सकते हो, डिसेबिलिटी है वो कम कर सकते हो। आप लंबे समय तक एक्टिव हेल्दी रह सकते हो। सो डाइट अच्छी होनी चाहिए, सप्लीमेंट इज द बिगेस्ट रोल। डाइट के बाद किसी का रोल है सप्लीमेंट और तो एंटी एजिंग इज ए होल बॉडी साइंस कि आपको डाइट भी लेनी है जिसमें आपको फालतू की चीज़ें नहीं खानी, ऑयल नहीं खाने, शुगर नहीं खानी, ज़्यादा क्या खाना है, सीड्स खाने हैं, सब्जियां खानी है, जो रंग बिरंगी फ्रूट्स होते हैं वो खाने हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत जितने भी रंग बिरंगे फ्रूट्स हैं वो अच्छे हैं। हेल्दी फैट खाना है, एवोकाडो हो गया, ये सब हो गया। प्रोटीन खाना है, फाइबर खाना है, ये सब हो गया। इसके बाद फास्टिंग रखनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, सप्लीमेंट लेने हैं, एनएमएन लेना है, रेस्वेरेट्रोल लेना है, क्रिएटिन लेना है, एएलए, पॉलीकोसोनॉल, ये सब जो चीज़ें एंटी एजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और डीएनए रिपेयर को मेंटेन रखते हैं, डीएनए रिपेयर होना बंद जाता है। इसके अलावा एक्सरसाइजेस का बड़ा रोल है। एक्सरसाइजेस के अंदर अगर कोई सबसे फोरमोस्ट एक्सरसाइज है तो वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड हिट। अच्छा, वन इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड सेकंड इज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये दोनों एंटी एजिंग है।
इसका राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सो वो एक अलग ही साइंस है जो हमारा फिजिकल थेरेपिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट जो इसको वही सिखा सकता है, जो उसको एंटी नॉलेज एजिंग होनी में चाहिए, ट्रेंड हो, जो एंटी एजिंग में ट्रेंड हो। इज ए न्यूअर साइंस। तो धीरे धीरे अब एंटी एजिंग के आपको डेवलप एक्सरसाइजेज होएगी। डेवलप, हाँ मतलब यूरोपियन कंट्रीज में डेवलप्ड है, यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोविजर्स होते हैं, हेयर की एंटी एजिंग करनी है तो इधर पीआरपी वगैरह पे लोग लेना चालू कर देते हैं, प्लेटेड रिच प्लाज्मा इंजेक्शन, या फिर ग्रोथ सीरम्स लेते हैं विद द माइक्रोनीडलिंग। फेस के लिए माइक्रोनीडलिंग करते हैं लोग, आरएफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेजर्स आती है बहुत सारी सारी एंटी एजिंग चीज़ें क्या कर रही है, अभी कॉलेजन बूस्टअप कर रही है फेस में, तो आपके स्किन को यंग रखती है। जॉइंट्स की बात करें तो एडिपोसाइड स्टेम सेल्स और मीसो इज एन एक्सपेंसिव थिंग, आपको नॉट इजी। फूड इज एक्सपेंसिव, सप्लीमेंट इज एक्सपेंसिव, दीज ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव। अगर आप चाहते हो कि आपको बीमारियां ना आए, वो बीमारी आना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, डिसेबिलिटी आएगी, काम नहीं कर पाओगे। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो पैसे बच रहे हैं आपके। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो स्टार्टिंग है अवेयरनेस ऑफ फूड, आप क्या खा रहे हो, आपकी बॉडी में क्या डाल रहे हो, वहां से कहानी शुरू होती है। उसके ऊपर जो आप सप्लीमेंट्स बता रहे हैं, जो चीजें, वो उसका एक तरीके से कैटलिस्ट है जो उस चीज को हेल्प करेगा और फास्ट प्रोसेस करने में। क्योंकि फूड एक ऐसी चीज़ है जो लोग मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि शुगर इज एडिक्टिव एज कोकेन। सॉल्ट एंड शुगर एडिक्टिव इज कोकेन। शुगर खाते ही ऐसे स्पाइक आता है, लोगों को मजा आता है, क्यों? जैसे कोकेन करके आता है ना स्पाइक, सो शुगर आल्सो रेसेस डोपामिन लेवल। सो ये विशेष सर्कल है, आप लो फील कर रहे हो, आपने शुगर खा ली, फिर मजा आ गया, फिर क्रैश आएगा, फिर लो। वो शुगर आपको पूरा ही खराब कर देती है। आपके जो कई बार स्किन में काले 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 आने लगते हैं, यहाँ पे ब्लैक पिगमेंटेशन आ, बहुत यंग है पिगमेंट, और शुगर, उनको कितना ही बोल दो, दे नेवर लिसन। उनको लगता है ये पता नहीं क्यों आ गया, 10 ट्रीटमेंट करा, शुगर बंद करो अपनी। तो तुम चॉकलेट खा रहे हो, कोक पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो दबा दबा के रोज। इतनी ब्रांड्स खुल गई आइसक्रीम की, उन्हें भी सपोर्ट करना है। आइसक्रीम सब खाते हैं, आइसक्रीम मैं भी खाता हूँ, अल्कोहल भी पी लेता हूँ, हर चीज का एक्सेस खराब है। देखो रोको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कंट्रोल ही कर लो। हाँ, कंट्रोल कर लो। और वो नहीं कर सको तो एक कंट्रोवर्शियल थिंग है मेटफॉर्मिन, वो खा लो। सो मेटफॉर्मिन इज एन एंटी डायबिटिक ड्रग, हाईली स्टडीड फॉर एंटी एजिंग। सो एंटी एजिंग के लिए अगर कोई ड्रग्स को स्टडी किया गया है तो मेटफॉर्मिन है, एक मिथाइलिन ब्लू है। मिथाइलिन ब्लू तो मैं खुद भी रिसर्च कर रहा हूँ कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कुछ कहते हैं अभी मैं रिकमेंड, पर मेटफॉर्मिन आई हैव स्टार्टेड सिंस अ लॉन्ग टाइम। मेटफॉर्मिन लेते हुए मुझे 6 महीने से ऊपर हो गए। सो मेटफॉर्मिन क्या करती है, आपके शुगर के स्पाइक को रोक देती है। शुगर स्पाइक ही नहीं होगा, एंटी एजिंग ही नहीं होगी, ग्लाइकेशन ही नहीं होगा ना। सो ये हमारे डायबिटीज़ जिनको भी है, सब लोग मेटफॉर्मिन खाते हैं। हमारे आप सबके घर में कोई ना कोई मेटफॉर्मिन खा रहा होगा। कितने सालों से खा रहे होंगे? 20-25 सालों से, जब से डायबिटीज़ हुई तब से खाए जा रहे हैं, जब तक देहांत नहीं हो गया। तो 30-40 साल तक लोग मेटफॉर्मिन खाते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। एक ही उसका साइड इफेक्ट है मेजर, जो है गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। सो उससे बचने के लिए व्हाट आई रिकमेंड, या बाकी डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, खाना खाने के बाद खाओ मेटफॉर्मिन। पर मेटफॉर्मिन इज द सेफेस्ट ड्रग यू शुड टेक। सिंपल, सस्ती, बिगेस्ट एंटी एजिंग, वेट भी नहीं बढ़ने देगी, बीमारियां भी नहीं आने देगी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक सब बंद कर देगी। हार्ट अटैक तक पे काम करती है। आप सब चीजें शुगर ही कर रही है ना जी। हाँ। शुगर जो आपकी, अगर आप गंदा खाना नहीं खा रहे तो मेटफॉर्मिन खाने की जरूरत नहीं। अगर आपकी शुगर स्पाइक ही नहीं हो रही तो मेटफॉर्मिन खा के क्या करोगे? पर आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, बिस्किट भी खा रहे हो, मिठाई भी खा रहे हो, आइसक्रीम भी चेप रहे हो, तो वो तो आपके बार बार शुगर स्पाइक कर रही है। शुगर स्पाइक कर रही है तो आपके सब जगह शुगर जम रही है और सारे ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं। मेटफॉर्मिन उस प्रोसेस को रोक देगी। ठीक है। रिवर्स में क्या क्या सप्लीमेंट्स हैं, एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आप प्लीज। सो रिवर्स के अंदर अभी हमने 6 सप्लीमेंट लॉन्च करे हैं। सो फर्स्ट इज एनएमएन। सो एनएमएन आपके NADH लेवल को बूस्ट करता है, विच इज़ द मेजर कंपोनेंट फॉर DNA रिपेयर। तो NADH लेवल हमारा धीरे धीरे कम होने लगता है, ऐसे हमारी एज बढ़ती है, और ये मेन कारण है एज बढ़ने का, क्योंकि DNA रिपेयर होना बंद हो जाता है तो सेल मरने लग जाते हैं, रिपेयर नहीं तो मर जाते हैं बेचारे। सो एनएमएन लेना ही लेना चाहिए। 1000 मिलीग्राम वी रिकमेंड लाइफ लॉन्ग। व्हेन शुड यू स्टार्ट? 30 साल में लोग चालू करते हैं, कोई 25 में चालू करता है। अगर आपको कैंसर है तो मत लीजिए, क्योंकि उस पर इतनी स्टडीज़ नहीं है। नहीं तो ये बेस्ट है, ये आपके बहुत सारी बीमारियों को बचा देगा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आपके स्किन की एजिंग को, हेयर की एजिंग को, ओवरऑल बॉडी एजिंग को कम कर देगा, एनर्जी बूस्टअप लगेगा लॉन्गर टाइम के लिए। तो मेटफॉर्मिन। सेकंड, पॉलीकोसेनॉल। सो पॉलीकोसेनॉल इज ऑल्सो वेरी गुड
एंटीऑक्सीडेंट, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है बहुत अच्छी तरीके से। कोलेस्ट्रॉल से आपको हार्ट डिजीज होता है, उसको हार्ट डिजीज नहीं आने देती। तो ये भी लोग, और ये सारे सप्लीमेंट ग्रेड के, इनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अनलेस अंटिल बहुत ज़्यादा नहीं खा लियो। तो अगर आपको कोई भी सब साइड इफेक्ट आने लगता है, ऐसा वाइटामिन डी ले तो हर किसी का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होगा ही ना। सो पर इनके कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, थोड़े बहुत होते हैं, वो थोड़ा बहुत मॉड्यूलेट करते रहते हैं, कुछ भी दवाई खाएंगे, पर ये दवाई नहीं है, सप्लीमेंट्स। क्विरसेटिन इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी एजिंग, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। तो एजिंग बढ़ती है क्योंकि हमारा इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, इसीलिए एजिंग होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाने का मेजर काम है ऑयल का, और हमारे शुगर का, और हमारे जो जितने भी वो हैं प्रिजर्वेटिव्स। तो ये लेंगे तो वो इन्फ्लेमेशन डाउन रखेगा, तो एंटी एजिंग है। ALA अगेन एंटीऑक्सीडेंट, वेट लॉस में बहुत बड़ा काम करता है, तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। EEG ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट आता है, EGC। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट आपके वेट को कम करता है सेफली, पर इसको रात को मत लीजिए, नींद नहीं आएगी। तो जनरली इसको मॉर्निंग और दोपहर के बाद नहीं लेना चाहिए। पर अगर आपको वेट लॉस करना है देन ओनली यू टेक दिस ड्रग। इज ए पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग भी, वेट लॉस भी करता है। और सिनेमन सबसे अच्छा माना ही जाता है, तो सिनेमन आप जितना खाते हो खाने में वो शायद कम है, तो सिनेमन का सप्लीमेंट सिनेमन डाइट में भी लेना चाहिए। सिनेमन इज़ वेरी गुड एंटी एजिंग, नेचुरल एंटी एजिंग। तो ये सारे जो कंपाउंड जो मैंने लॉन्च किए हैं वो मैं खुद भी खाता हूँ कई लंबे समय से, और मैंने बहुत रिसर्च करके इसी कैटेगरी में कौन कौन से कंपाउंड मुझे लॉन्च करने हैं ताकि मैं खुद खा पाऊँ। मेरे को ज़िंदगी में खाना है, तो मैंने खुद ही कंपनी ही खाता हूँ। तो ये क्वालिटी कंट्रोल भी रहता है मेरा, हमने टेस्टिंग वगैरह ढंग से करवा के, ताकि मैं नकली नहीं खाऊँ। क्योंकि डेफिनेटली सप्लीमेंट्स में क्वालिटी इशू बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, सो क्वालिटी इशू आता है, सो वी पर्सनली कंट्रोल द क्वालिटी।